बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़की अब्बास हूँ। नाज़रीन, आज 16 अप्रैल है, बुध का दिन है, और जब से अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकराती दौर शुरू हुआ है, एक तरफ तो मुज़ाकरात चल रहे हैं और दूसरी तरफ अमेरिका की जानिब से ईरान को धमकियां भी दी जा रही हैं कि अगर मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते और अगर ईरान जो है वो न्यूक्लियर डील नहीं करता है तो ईरान के ऊपर जो है वो हमला कर दिया जाएगा। बाकायदा तौर पर जो इनके स्टेट सेक्रेटरी हैं, फिर डिफेंस सेक्रेटरी, फिर स्टीव विटकॉफ की जानिब से भी ये बात की गई, फिर सबसे बड़ी बात जो डोनाल्ड ट्रंप है जिसकी इमाम के ऊपर ये मुज़ाकरात हो रहे हैं, वो भी ये धमकियां दे रहा है। लेकिन ईरान की जानिब से उस तरह से रिटेलिएटरी जो बयानात हैं वो नहीं आ रहे, लेकिन हां, ईरान की जानिब से अब एक जबरदस्त किस्म का खड़ा किया गया है। ईरान पहले जिस तरह से टेक्नोलॉजीज के ऊपर अपनी ग्रिप मजबूत करता हुआ दिखाई देता है और फिर ड्रोन्स के अंदर वो खुद कफील हो चुका, कामिकाज ड्रोन जो कि इस वक्त रशिया भी इस्तेमाल कर रहा है, और फिर चाइना जो है वो भी इन ड्रोन्स के हवाले से एक जबरदस्त किस्म की अपनी डील इनके साथ रखता है। लेकिन अब जब ये तमाम तर सिनेरियो इनके ऊपर हमले की खबरें जब सामने आ रही हैं तो ईरान ने ऐसा जबरदस्त किस्म का खड़ा किया है कि अमेरिका की, इजराइल की बोलती जो है वो बंद हो गई है। वो कैसे हुआ जनाबे वाला यह है कि अमेरिकी हमले से पहले ही जो F-35 इनका सबसे तगड़ा फाइटर जेट है उसको मार गिराने का जो तजुर्बा है वो ईरान की जानिब से कर लिया गया है। आप कहेंगे कि ये कैसे? क्योंकि ईरान ने एक नया खतरनाक किस्म का जो रेडार सिस्टम है वो इजाद कर लिया है और बाकायदा तौर पर उसको ऑपरेशनल भी कर दिया गया है। अभी ये मुज़ाकराती दौर जो है वो चल रहा है और फिर हमले के हवाले से गुज़श्ता रात व्लॉग में मैंने आपको खबर दी थी कि जो अमेरिका के जो फाइटर जेट्स हैं वो ईरानी हुदूद के अंदर उन्होंने दाखिल होने की कोशिश की, लेकिन मिलिट्री की जानिब से, ईरानी मिलिट्री की जानिब से उनको वहां से जो है वो वापस जाने का वार्न किया गया कि अगर आगे आए तो यहां से फायर जो है वो कर दिया जाएगा। तो ये जनाबे वाला कौन सा रेडार सिस्टम है जिसके बाद अमेरिका, इजराइल जो है वो भरपूर तरीके से नाला है, सीख रहे हैं कि ये उनके साथ हुआ क्या है। क्योंकि अगर ये स्टेल्थ फाइटर जेट को मार गिराने की सलाहियत रखता है जो कि बड़े तेज और बड़े जबरदस्त किस्म के फाइटर जेट्स हैं, तो ये एक बहुत बड़ी बला चीज जो है वो इजाद की गई है। ये क्या है ये आपके सामने रखना है। और फिर सऊदी अरब की जानिब से बाकायदा तौर पर यमन के ऊपर हमला किया गया है और ये अब जो लड़ाई है वो एक नया मोड़ इख्तियार करती हुई दिखाई दे रही है और हालात बहुत तेजी के साथ बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक तरफ जो यूएई है वो बाकायदा तौर पर यमन के ऊपर हमले के हवाले से और फिर अमेरिका के साथ ऑन ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करने के हवाले से उसके साथ एक सेम पेज के ऊपर आता दिखाई दे रहा है, और दूसरी तरफ सऊदीया की जानिब से जब यह हमला किया गया तो यमनी होशियों की जानिब से ऐलान जंग कर दिया गया है। ये क्या मामला है जो कि इस वक्त मुस्लिम ममालिक आपस में गुत्थम गुत्था होते हुए दिखाई दे रहे हैं? ये तमाम तर डिटेल्स वन बाय वन आपके सामने रखते हैं। अच्छा नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहता हूं। ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर है, एक तरफ नेतन्याहू बैठा हुआ है और उसके साथ ही जो बाकी जो अरब कंट्रीज के सरबराहान हैं वो बैठे हुए हैं। ये तस्वीर हर अरब स्कूल के निसाब के अंदर शामिल होनी चाहिए। ये अलमनाक मुनाफिकत को मुकम्मल तौर पर गिरफ्त में ले लेता है, जबकि गजा जिस तरह से आग के शोलों में लिपटा हुआ है और बच्चे बमबारी की जद में है, अरब रहनुमा जो है वो मुस्कुरा रहे हैं और तबाही के मामार से मुसाफा भी कर रहे हैं, और एक ताकतवर याद दहानी के खामोशी और नॉर्मलाइजेशन मासूम जानों की कीमत पर आती है। आप अंदाजा कीजिए कि कैसा एक घिनौना खेल जो है वो खेला गया और नॉर्मलाइजेशन के हवाले से एक प्लान जो है वो भी तजवीज किया गया है। बाकायदा तौर पर जो यूरोपियन कंट्रीज की जानिब से सऊदी अरेबिया जो इजराइल को तस्लीम करने के हवाले से ये मामला जो है वो तय हुए, वो भी आपके सामने रखता हूं। लेकिन सबसे पहले जो खबर मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, जो इस वक्त यूएस के डिफेंस सेक्रेटरी है पैट हेग्सेथ, उसकी जानिब से जो बाकायदा तौर पर ईरान को वार्न किया गया और कहा गया कि यूएस मिलिट्री जो है वो इस वक्त मुकम्मल तौर पर रेडी है कि वो किसी भी वक्त एक ईरान के अंदर डीप और एक बहुत बड़ा ऑपरेशन जो है वो कर सकती है। वो क्या कह रहे हैं? यूएस डिफेंस सेक्रेटरी पैट हेग्सेथ वार्नड दैट यूएस मिलिट्री इज रेडी टू गो डीप एंड गो बिग टू प्रिवेंट ईरान फ्रॉम ऑब्टेनिंग अ न्यूक्लियर बॉम्ब इफ डिप्लोमेसी डज नॉट सक्सीड। पहले तो ये बयान ले लीजिए, उसके बाद मैं आपको वो पूरे का पूरा एक स्टोरी आपके सामने रखता हूं जिसने इस वक्त चूल्हे हिलाकर रखती है इन ताकतवरों की, इन साम्राज्य कुव्वतों की। वो जनाबे वाला ये वो कह रहे हैं कि जो यूएस जो डिफेंस सेक्रेटरी उसने कहा कि अगर ईरान के साथ हमारी डील नहीं होती और ईरान को हम रोकने के लिए कि वो एटम बॉम्ब हासिल नहीं करे, हम किसी भी हद तक जा सकते हैं और जो इसकी डीप और एक बहुत बड़ा ऑपरेशन जो है वो होगा। फिर उनकी जानिब से कोशिश की गई। गुज़श्ता रोज रात को यूएस एयरफोर्स जो B-2 स्टेल्थ इनके बॉम्बर्स हैं
وہ جناب والا ایرانین ایئر اسپیس کے اندر داخل ہونے کی انہوں نے کوشش کی لیکن ان کو واپس موڑا گیا. خبر کیا ہے, US ایئر فورس B-2 stealth bombers attempted to approach Iranian airspace but turned back after being warned by the Iranian military. جو ایران کی ملٹری ہے اس کی جانب سے جب وارن کیا گیا کہ یہاں سے واپس چلے گا, کیونکہ انہوں نے نشانے جو ہے وہ اپنے ان کے اوپر طاق لیے تھے اور باقاعدہ طور پر ہٹ کرنے کے اوپر تھے, اور انہوں نے وارن کرتے ہوئے وہاں سے انہوں نے واپس موڑ لیا. اب یہ ہوا کیا ہے, یہ ہوا کیسے ہوا جناب والا, یہ ہے کہ جو حالیہ ٹیسٹوں کے مطابق ایرانی جو فضائی دفاع ہے وہ ممکنہ طور پر انہوں نے F-35 اسٹیلتھ لڑاکا طیاروں کا پتہ لگانے اور ان کو ہٹ کرنے کا جو ایک زبردست قسم کا تجربہ جو ہے وہ حاصل کیا ہے. اور ایک حالیہ مشق کے اندر ایران کے جو بوار 373 ان کا جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے اس کے فائر کنٹرول ریڈار نے کرار ڈرون کو 316 کلومیٹر کے فاصلے پر روکا, جس کا ریڈار کراس سیکشن 214 مربع میٹر یا پھر 3.22 ڈیسیبل تھا. اور اس کے ساتھ یہ واضح نہیں ہے کہ ابتدائی پتہ لگانے کا عمل کس حد تک ہوا, لیکن اس ڈیٹا کے مطابق جو بوار 373 ہے اس کا جو فائر کنٹرول ریڈار جو 82 کلومیٹر کے فاصلے سے 0.01 میٹر کے ریڈار کے کراس سیکشن کے ساتھ پرواز کرنے والے ہدف یا پھر 0.05 میٹر کے جو اس وقت ریڈار کی کراس سیکشن کے ساتھ ہدف کو پتہ لگانے کا جو صلاحیت رکھتا ہے. اور اب فرض کرتے ہیں کہ یہ سسٹم جو ہے وہ ایل بینڈ اور بوار 373 ریڈار سے لیس ہے. مثال کے طور پر TPY-4 کی طرح, اور اس کی کھوج کی صلاحیت تقریباً اس ریڈار سے ملتی جلتی ہے. اور نظریے کے اندر اس کا مطلب یہ ہے کہ بوار 373 کا فائر کنٹرول ریڈار F-35 جو ان کا لڑاکا طیارہ فائٹر جیٹ ہے اس کو 218 کلومیٹر کی دوری سے روکنے کے قابل ہے, اور اس لیے اس فریکوینسی یعنی کہ ایل بینڈ پر اس کی ریڈار سے بچنے والی کوٹنگ عملی طور پر نہ ہونے کی برابر ہے. اور F-35 کا ریڈار کراس سیکشن تقریباً 50 مربع میٹر پہ آتا ہے. آپ اندازہ کیجئے کہ اس وقت ایل بینڈ اور VHF فریکوینسیز کے اندر جو F-35 کے ریڈار کراس سیکشن کی نقلی جو مثالیں ہیں وہ انہوں نے ساتھ میں شیئر بھی کی ہیں, اور ڈیسیبلز کو 360 ڈگری ڈائیگرام کو مربع میٹر کے اندر تبدیل کرنے کے لیے جو یقیناً ریڈار کے افقی دیکھنے کے زاویے کے ساتھ ریڈار کراس سیکشن کے اندر جو ہے وہ موجود ہے, جو کہ ایک زبردست قسم کی کامیابی حاصل کر چکا, اور ایران نے یہ کر دکھایا کیونکہ ایران کے پاس وہ ٹیکنالوجی آ گئی کہ اگر وہاں سے ان کے سب سے تگڑا ان کا فائٹر جیٹ F-35 ہے, اگر وہ بھی وہاں پر آتے ہیں, اسٹیلتھ فائٹر جیٹ ہے کہ وہ ایک پیس کے حوالے سے مطلب وہ دنیا کی بہترین فضائیہ کے اندر شمار ہوتا ہے, تو اگر وہی آپ جو ہے اس کو گرانے کی صلاحیت رکھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ایک بہت بڑا سنگ میل جو ہے وہ عبور کر لیا ہے. ابھی جو سپاہ پاسداران انقلاب ہے IRGC کے ترجمان, اس نے اس بات پر زور دیتے ہوئے کہا کہ قومی سلامتی دفاع اور فوج طاقت اسلامی جمہوریہ ایران کی جو ریڈ لائنیں ہیں, اور کیوں انہوں نے کہا کہ آپریشن ٹرو پرومس 1 اور پھر ٹرو پرومس 2 جو ایرانی مسلح افواج کے عزم اور سنجیدگی کی دو ٹھوس اور واضح مثالیں جو اسلامی انقلاب, عوامی تحفظ اور عوامی حمایت کے دفاع میں ایرانی مسلح افواج کے عزم اور سنجیدگی سے وہ سب کے سامنے آئی ہیں. لیکن ابھی جو جس طرح سے ایران کی جانب سے باقاعدہ طور پر ایک پلان جو ہے وہ ریجیکٹ کیا گیا, گزشتہ روز جو ٹرمپ کی جانب سے مطالبہ کیا گیا تھا کہ وہ اپنا جو یورینیم ہے اینڈ رچ جو یورینیم ہے وہ رشیا کے حوالے کر دے, تو اب باقاعدہ طور پر ایران کی جانب سے اس کو ریجیکٹ کر دیا گیا ہے. ایران ریجیکٹس US plan to move its uranium to another country like Russia. وہ کسی بھی دوسرے ملک میں یعنی رشیا کے اندر وہ اپنے یورینیم کو موو نہیں کریں گے. تہران believes keeping it at home protects them if the US leaves the deal again. انہوں نے کہا کہ تہران جو ہے وہ اس کے اوپر یقین رکھتا ہے کہ وہ اپنے پاس ہی رکھے گا, اپنے ملک میں ہی رکھے گا, اور یہ یہاں پر ہی محفوظ ہے. اگر جو US ہے اگین وہ ڈیل سے پیچھے ہٹتا ہے تو یہ معاملات ان کے پاس ہوں گے. دا گارڈین کی جانب سے یہ رپورٹ کیا گیا. لیکن ابھی جو حالات ہیں وہ بہت تیزی کے ساتھ تبدیل ہو رہے ہیں. ابھی جو نیوز ویک کی جانب سے رپورٹ کیا گیا دیٹ یونائٹڈ اسٹیٹس ہیز فیلڈ ٹو اسٹاپ یمنی آپریشنز آفٹر اے منتھ آف انٹینس اسٹرائکس. مطلب جو ایک مہینے کی اسٹرائکس کے باوجود ابھی بھی وہ وہاں پر حملے کرنے کے اندر کامیاب نہیں ہوئے, جو ان کا آپریشن کامیاب نہیں ہوا, یمنیوں کو روک نہیں پائے, یمنیوں کے حملے روک نہیں پائے. اور US had deployed 2 aircraft carriers, several destroyers and 6 B-2 stealth bombers in its campaign against the Houthis in Yemen. یمن کے اوپر حملوں کے لیے جو 6 B-2 stealth bombers ہیں اور 2 aircraft carriers جو ہیں وہ میدان میں ہیں. لیکن ایک ہفتے کے اندر ابھی آپ اندازہ کیجئے کہ ان کی جانب سے پچھلے 3 گھنٹے کے جو اندر انہوں نے جو آپریشن کیا ہے
तकरीबन 25 के करीब एयर स्ट्राइक्स उन्होंने किए और एक हफ्ते के अंदर अभी दूसरी मरतबा सऊदी अरब ने यमन के हौसी बागियों के जेर कंट्रोल जो सादा इलाके पर मिसाइल और तोपखाने से हमले किए और ये एक ऐसे वक्त में सामने आया जब हौसी इसराइल के खिलाफ बहरी नाकाबंदी नाफिज कर रहे हैं। आप हैरान होंगे क्योंकि इस वक्त सऊदी अरेबिया जाहिर सी बात है एक इस्लामी कलंबरदार मुल्क कहलाता है कि वो इस्लामी ममालिक जो हैं वो सारे उसकी तरफ देख रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो हालात बने हुए हैं, जमनी जो है वो इसराइल के खिलाफ लड़ रहे हैं और वो किस वजह से लड़ रहे हैं कि वहाँ पर जो फ़लस्तीन के अंदर जो गज़ा के अंदर जंग चल रही है उसको रोका जा सके, गज़ा जंगबंदी हो सके। लेकिन यहाँ पर यूएई की जानिब से जिस तरीके से इसराइल का साथ दिया गया और फिर बाकायदा तौर पर अपने रूट्स मुहैया किए गए, अपने एयरपोर्ट्स, अपनी पोर्ट्स वहाँ पर उनको मुहैया की गई एक्सपोर्ट के लिए, और उनके जो जितनी भी आमदोरफ्त है और फिर जो भी उनके चीज़ें वहाँ से वो लेके आते हैं, लेके जाते हैं, ये सारे का सारा सिनेरियो। लेकिन उन्होंने पहले अमेरिका के साथ फ़िज़ाई हमलों के हवाले से मुखबरियाँ की, वहाँ पर जो अपने मुखबर थे उनके थ्रू वहाँ पर हमले अभी जो अमेरिका के जारी हैं। अब वो ज़मीनी तौर पर कार्रवाइयाँ शुरू करने की बात करें, लेकिन जब ये हमला हुआ तो उसके बाद अब उन्होंने ज़मीनी कार्रवाई का जो प्लान अमेरिका को दिया, अमेरिका तैयार है और फिर अभी अगले महीने जो मई के अंदर बाकायदा तौर पर जो डोनाल्ड ट्रंप है वो सऊदी अरेबिया का, कतर का और फिर यूएई का दौरा करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर यमनी जो है वो बाकायदा तौर पर एक्टिव हो चुके हैं और उन्होंने बाकायदा हमलों का ऐलान भी कर दिया है। लेकिन अभी जिस तरीके से खबरें सामने आ रही हैं कि इस वक्त हालात जितनी तेज़ी के साथ तब्दील हो रहे हैं वो पूरे के पूरे मंजरनामे को बदल सकते हैं और किसी भी वक्त एक बहुत बड़ा जो हमला है वो इस सऊदी अरेबिया के ऊपर भी यमनियों की जानिब से किया जा सकता है, क्योंकि उन्होंने वो ऐलान कर दिया कि अब वो सऊदी अरेबिया जो है वो भी उनके निशाने पे, पहले भी हौसियों की और सऊदी अरेबिया की आपस में लड़ाइयाँ जो चल रही थी, अब वो मामला रुके थे कि दोबारा से वो लड़ाइयाँ जो है वो शुरू होती हुई दिखाई दे रही हैं। लेकिन यहाँ पर जो दूसरी जानिब इस वक्त यूएस ट्रूप्स हैं वो बाकायदा तौर पर सीरिया से अगले 2 महीनों के अंदर विदड्रॉ कर जाएंगे। लेकिन इजरायली ऑफिशियल्स की जानिब से कहा गया कि वो ट्राई करेंगे कि अमेरिका को विदड्रॉ करने से रोकें। क्यों? क्योंकि उनकी यहाँ पर मौजूदगी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वो चले जाते हैं तो टर्किश इन्फ्लुएंस जो है वो सीरिया के अंदर बढ़ जाएगा। यादोत आहरानोत की जानिब से रिपोर्ट किया गया, लेकिन अभी जो इस वक्त फ्रांस की जानिब से यहाँ पर एक प्लान दिया गया है गज़ा में जंगबंदी के हवाले से, जंग के खात्मे के लिए फ्रांस की नई तजवीज़ जो है वो सामने आई है। एक नंबर 1 तो ये कि जंग बंद करो, नंबर 2 के कैदियों का तबादला हो, नंबर 3 कैदियों की पट्टी से फौजों का इनखला हो, नंबर 4 सऊदी अरब और इजराइल के दरमियान ताल्लुकात को मामूल पर लाना। ये मैंने आपको पहले कहा ना कि सऊदीया जो है वो ताल्लुकात मामूल पर लाने की खबरें जो है वो भी सामने आ रही हैं और बाकायदा तौर पर मीटिंग्स भी हो रही हैं। अगर ज़रूरत हो तो इसराइल को गज़ा की पट्टी में हमला करने की आज़ादी भी देना, ये भी बीच में शिक शामिल है। और मैक्रून ने नेतन्याहू के साथ इस तजवीज़ पर भी तबादला ख्याल किया है, लेकिन हालात बहुत तेज़ी के साथ बदल रहे हैं और पूरे का पूरा सिनेरियो तब्दील हो रहा है। जबकि अभी यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना की भी लड़ाई यहाँ पर तेज़ होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि इस वक्त अमेरिका की जानिब से बाकायदा तौर पर चाइना के ऊपर 245% टैक्स जो है वो आयद कर दिया गया, टैरिफ आयद कर दिया गया है। और उन्होंने जो चाइना की जानिब से आगे जो टैरिफ आयद किया गया उसके जवाब में यह किया गया है। लेकिन अभी चाइना को इससे क्या फ़र्क पड़ा है, क्योंकि चाइना ने जब से ये एक्सपोर्ट्स के हवाले से चाइना ने मामला बनाए, तकरीबन उनकी जो ये लड़ाई उनकी यूएस के साथ चल रही है ट्रेड वॉर, उसमें ईरान और इनका जो एक इत्तेहाद है उसमें सबसे बड़ा फ़ायदा जो चाइना को हुआ और उनकी 12.4% जो एक्सपोर्ट्स हैं वो बढ़ चुकी हैं। और फिर उसमें उनका जो मार्च के अंदर जो इनकी एक्सपोर्ट्स हैं वो $314 बिलियन तक पहुंच चुकी हैं। तो आप खुद अंदाज़ा कीजिए कि हालात किस करवट जा रहे हैं, ये कैसा एक पूरे का पूरा सिनेरियो तब्दील होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये कुछ अहम तरीन अपडेट्स थी, मैंने कहा मैं आपके सामने रख दूं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।